क्लास के अंदर हम करने वाले हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों टॉपिक्स के डेफिनेशन को डिस्कस। ठीक है, डेफिनेशन भी देखेंगे, साथ में एक दो इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एमएससी हम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिटेल में ही आपको बताया जाएगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर हम लिमिट कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं। लिमिट के लिए वही हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। इससे पहले की जो हमारी दो क्लासेस थी, डेट इज पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक किया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, और सेकेंड क्लास के अंदर हमने आर्गुमेंट निकालना सीखा था, हमने कुछ थ्योरम्स देखी थी, हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी थी। ये सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। जिन बच्चों को हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और उनको प्रीवियस के 2 लेक्चर बचे और आगे के भी लेक्चर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आप अगर जानना चाहते हो तो मुस्कान एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर आप चैट सेक्शन के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हो। बैच में ज्वाइन हो सकते हो, बैच कोड है MSc मैथ्स। ठीक है, जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करते हो आपका पहले नंबर मांगेगा और सब कुछ, उसके बाद आपसे बैच कोड मांगेगा, उसमें आपको MSc मैथ्स फिल करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू कैसे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को, आप हमसे मेल में भी पूछ सकते हैं। रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट का भी हमारा बैच चल रहा है, उसके लिए भी आपको अगर कोई डिटेल चाहिए हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लिमिट का टॉपिक। पहले हम लिमिट रियल्स के अंदर कैसे निकालते थे, देखिए आपके पास अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पर उसकी लिमिट निकालनी है, किसकी, f ऑफ x की, तो आप किस तरीके से निकालते थे। ये रियल्स की बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z ना चूज करके मैंने क्या यूज किया है यहाँ पर x। ठीक है, लिमिट्स का टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल। सबसे पहले कैसे करते थे, नंबर लाइन के ऊपर मान लीजिए ये आपका पॉइंट a है, इसको आप राइट साइड से भी अप्रोच करते थे, लेफ्ट साइड से भी, इसको a पॉजिटिव a नेगेटिव, यानी कि डिलीटेड नेबरहुड की हम बात करते थे। उस a पॉइंट पर डिस्कशन ना करके हम उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते थे। ठीक है, इस तरीके से ही जो आप लिमिट निकालते थे ना। अब जैसे कि आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आपको निकालना क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, z डेट इज x प्लस आयोटा y, और रियल्स के अंदर हम x से किसी वेरिएबल को डिनोट करते थे, यहाँ पर z से। ठीक है, रियल्स में क्या होता था, 2 तरीके से ही हम उस पॉइंट को अप्रोच कर सकते थे, एक तो राइट हैंड साइड से और एक लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते थे तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते थे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते थे तो उसको राइट हैंड लिमिट बोल देते थे। बट अब अगर हम इसके अंदर देखें कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्या हमारे पास ये 2 ही वे हैं उस पॉइंट को अप्रोच करने के, नहीं, हम तो यहाँ पर प्लेन पे बात करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी वेज है, यानी कि इसका जो डिलीटेड नेबरहुड बनने वाला है वो ये पूरा बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर a इसका सेंटर है। चलिए ये सेंटर वाली बात भी मैं आपको भी एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से क्लियर करती हूँ, उससे आपको और भी जल्दी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको जो है लिमिट रियल्स के अंदर तो निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है छोटी क्लासेस के अंदर। अभी हमें निकालना है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z। इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसकी डोमेन क्या है हमारे पास d। ठीक है, अब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी d के ऊपर है, डोमेन d के ऊपर। d डोमेन कौन सी है, जिसके ऊपर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये डिफाइन है, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है डोमेन d के ऊपर डिफाइन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, आपके पास f ऑफ z d डोमेन पर डिफाइन है, और z नॉट आपने ये जो पॉइंट है ये कहाँ से लेना है, इसी डोमेन के अंदर से लेना है। z नॉट जो आपका पॉइंट आएगा वो इसी डोमेन के अंदर से आएगा, और हम इसे लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z कन्वर्जेस टू l हम कब कहेंगे, जब हमारे पास f ऑफ z माइनस l इज लेस देन क्या आ जाए, एप्सिलॉन। जहां पर आपको पता है एप्सिलॉन हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0, यानी कि हम कोई भी एप्सिलॉन ले लें
उसके लिए हमारे पास एफ ऑफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ जाए व्हेनेवर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अभी जिसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप किसी भी फंक्शन दैट इज z नॉट पॉइंट पे अगर आपको लिमिट निकालनी है, वो कन्वर्ज करेगी लिमिट h के ऊपर। कब? जब आपको फॉर गिवन एप्सिलॉन, जो भी आपके पास एप्सिलॉन दिया हुआ है, उसके लिए आपके पास f ऑफ z माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन से कम आ जाए व्हेनेवर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी कि ये जो डेल्टा है ये किस पर डिफाइन होगा? ये दो चीजों डिपेंड होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड होगा। एक तो हमारा लिया हुआ एप्सिलॉन, जो गिवन एप्सिलॉन होगा उस पर, और एक पॉइंट z नॉट पर। ठीक है, ये पॉइंट अगर हम इसको जैसे रियल्स के अंदर हम दो ही साइड से अप्रोच कर सकते थे, वेदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, बट मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स के अंदर आप दो से ज्यादा वेज के अंदर उस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हो। पॉइंट कौन सा है जिसके ऊपर लिमिट निकालनी है? दैट इज जेड नॉट। ठीक है, ये पॉइंट है, उसका अप्रोच किन्हीं भी तरीके से कर सकते हैं, पूरी डिस्क बन जाएगी। और ये हमारे पास डेल्टा स्ट्रिक्टली लेसन है, इसलिए मैंने डॉटेड लगाया। ये डिस्क है आपके पास, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? जेड नॉट, और जो रेडियस है इसका लेस देन डेल्टा है। अगर यहाँ पे इक्वल टू आ जाता तो ये मैं पूरी डार्क लाइन कर देती। अभी यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ये ओपन डिस्क बन जाएगी, अदरवाइज मेरे पास क्या बन जाती है? क्लोज डिस्क। ठीक है, आई होप आपको एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। किसी भी लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z, ये z नॉट कहाँ से पॉइंट लिया है? डोमेन के अंदर से। फंक्शन जो है डिफाइन किसके अंदर है? डोमेन D के अंदर। ठीक है, ये L को टेंड करेगा कब? जब आपके पास f ऑफ z माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो, ये एप्सिलॉन गिवन होगा। और व्हेनेवर मतलब हमारे पास हर एप्सिलॉन के लिए एक ना एक हमें डेल्टा ऐसा मिल जाएगा, z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। और ये डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड होगा? इस एप्सिलॉन और इस जेड नॉट के ऊपर। डिलीटेड नेबरहुड की हम इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने भी चेक किया होगा जब हम बात कर रहे थे इस A पॉइंट के ऊपर, तो इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड के ऊपर। A पॉइंट के ऊपर हमने कुछ नहीं चेक किया, राइट और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे ही इसके अंदर उस पॉइंट को छोड़ के बाकियों पे चेक करते हैं, डेट इज डिलीटेड नेबरहुड पे बात करते हैं जब भी हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, आपको पता है जैसे हमारे पास x z क्या होगा? x प्लस आयोटा y के इक्वल एफ ऑफ z आपको पता है, हम लिखते हैं u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर सब बता दिया था मैंने आपको कि एक्स वाई के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं। अगर आपके पास इन दोनों की लिमिट है, अगर आपके पास u और v दोनों की लिमिट मिल जाती है आपको, तो जरूर f ऑफ z की भी लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको उनके कंपोनेंट्स की लिमिट पता है तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि f ऑफ z की भी लिमिट निकल जाएगी उस केस के अंदर। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर होगी। याद ही रखना कि ये जो डेल्टा है ये डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन और z नॉट के ऊपर। ठीक है, ये जो पॉइंट लिया जाएगा जो भी वो डोमेन के अंदर से होगा, डोमेन के कहीं बाहर से नहीं होगा, और डेल्टा जो है डिपेंड कर रहा होगा इस एप्सिलॉन और इस z नॉट के ऊपर। ये था हमारा लिमिट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, और उसके बाद दो एग्जांपल हम ट्राई करके देखेंगे ताकि आपको एग्जांपल की हेल्प से डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन हम पहले भी अपनी बीएससी बीई के अंदर पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती है, बट एक बार जब हम कोई एग्जाम्पल कर ले उसी टॉपिक से रिलेटेड तो हमें काफ़ी क्लियर हो जाता है वो कंसेप्ट। इसीलिए एग्जाम्पल कंपेरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेशन से। एग्जाम के अंदर जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आती होगी आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं, या फिर आपने क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, तो इसलिए डेफिनेशन भी मस्ट है, और उसके बाद आपको मैं एग्जाम्पल भी बताऊँगी। अभी हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक, अब देखो इसके बाद कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के लिए, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। का लेक्चर के अंदर बताया था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, z प्लेन से w प्लेन। z प्लेन में क्या होता है? xy प्लेन, मतलब z प्लेन बोलो xy प्लेन बोलो एक ही बात है। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, और w क्या होता है? u प्लस आयोटा v। तो वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोई भी है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड जो डिफाइंड होगा बाउंडेड क्लोज डोमेन D के ऊपर, उसको हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे एट अ पॉइंट z इक्वल टू z नॉट।
अभी तक लिमिट की बात हुई थी, हम z नॉट पर लिमिट निकाल रहे थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि वो फंक्शन z नॉट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और वो z नॉट पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, डोमेन के अंदर से। यानी कि जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट डोमेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इफ के बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, यानी कि कोई भी आपको एप्सिलॉन दे दिया जाए उसके लिए आप एक ऐसा डेल्टा निकाल लोगे, कैसा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड डॉट, फंक्शन की वैल्यू माइनस, यहाँ पर पहले हम एल लिख रहे हैं लिमिट के अंदर, इसके अंदर क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है वो होगा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, यानी कि हम कोई भी एप्सिलॉन ले लें उसके लिए आपको एक डेल्टा मिल जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी गिवन है तो हम डेफिनेशन के अंदर ऐसा लिखते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन, यानी कि आप खुद से कोई भी एप्सिलॉन ले लो उसके लिए आपको एक ना एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ, डेट इज एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मतलब क्या है कि हमारे पास इस डेल्टा के लिए हमें एक, मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए, और वी कैन से दैट कि हमारे पास लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल, यानी कि जेड टेंड्स टू जेड नॉट, जेड नॉट पॉइंट के ऊपर जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ये इससे क्या आएगी आपकी लिमिटिंग वैल्यू और ये फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू और अगर लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम आ जाए, ठीक है, फंक्शन पे पुट करके निकालना है तो ये फंक्शनल वैल्यू हो गई, ये लिमिट निकाली है इसकी, हर तरीके से अप्रोच करके पूरी ओपन डिस्क पे चेक करते थे ये तो हम, ठीक है। तो अगर आपकी लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है आपके पास वो कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने z नॉट की बात की, ये क्या है, z नॉट पॉइंट कहाँ से लिया था, डोमेन के अंदर से, डोमेन हमारे पास क्या थी, d। अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो फंक्शन है पूरे डोमेन के अंदर ही कॉन्टिन्यूस है, अभी मैंने क्या चेक किया एक पॉइंट के ऊपर, अगर पूरे डोमेन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाए, तो मैं क्या कहूँगी कि वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है डोमेन डी के ऊपर। जेड नॉट पॉइंट पर चेक किया तो मैं कहूँगी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट जेड नॉट, अगर पूरी डोमेन के ऊपर है तो मैं कहूँगी फंक्शन कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी। ये डिफरेंस है पॉइंट पर, तो मैं स्पेसिफिक लिखूंगी अगर जेड नॉट पॉइंट के ऊपर है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट जेड नॉट, और अगर डोमेन के ऊपर है तो बताया गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी, ठीक है। इस तरीके से था, और ये जेड नॉट आपको पता है कि जिस भी पॉइंट पर, चाहे आप जेड नॉट की बात कर रहे हो या जिस भी पॉइंट के ऊपर आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो, वो पॉइंट आपके डोमेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। डोमेन के अंदर होगा तभी हम उसके कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बात देखो, अगर आपके पास एफ ऑफ जेड इस तरीके से, ये आपको पता है कि हमारे पास जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल और एफ ऑफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी के इक्वल, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एफ ऑफ जेड किसी पॉइंट जेड नॉट के ऊपर, तो पक्का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है। तो मैं कहूँगी कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाई है तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई कर रही होगी, दैट इज हमारे पास इनकी भी लिमिट की वैल्यू जो है ये भी मतलब क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस, दैट इज लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट। अब एक्स नॉट वाई नॉट है क्या, ये जो जेड नॉट पॉइंट है इसके कॉम्पोनेंट्स है एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। इसका मतलब ये जो है इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है कि अगर आपके पास कॉम्पोनेंट फंक्शन दैट इज यू और वी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, ये और ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम कहेंगे पूरा एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट के ऊपर। अगर मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर तो मैं कहूँगी कि उसके कॉम्पोनेंट्स भी क्या होंगे उस पॉइंट के ऊपर, मेरे पास उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का जो रिजल्ट है वो कॉम्पोनेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर उसके कॉम्पोनेंट जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं तो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड वाइस वर्सा रिजल्ट ऑल्सो होगा। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उसको आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एफ ऑफ जेड है आपके पास जेड मोड, ठीक है। एफ ऑफ जेड अगर आपके पास जेड मोड के इक्वल है तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है कॉन्टिन्यूटी के लिए, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मोड। ये यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है
क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है जेड मोड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट क्या आ जाएगा आपके पास जेड नॉट का मोड। क्लियर, एफ ऑफ जेड आ जाएगा जेड मोड, एफ ऑफ जेड नॉट आ जाएगा जेड नॉट का मोड। ये किससे स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ये आपने एज इट इज फर्स्ट लेक्चर जो हमने किया था उसके लास्ट के अंदर मैंने आपको 2 थ्योरम्स बताई थी, उसमें जो नीचे वाला पार्ट था उसका रिजल्ट होल्ड होगा, जो जिसमें आपको मैंने प्लस माइनस के इक्वल दिखाया था और फिर बता दिया था दोनों वैल्यू इक्वल है तो मोड भी इक्वल होगा। वो वैल्यू उस थ्योरम का आपको यूज करके आप ये कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये z माइनस जेड नोट से छोटी होगी और ये क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर ये जो आपके पास वैल्यू है z माइनस जेड नोट ये लेस देन डेल्टा दिखानी है तो ये वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी एप्सिलॉन से कम है, इसी को ही आप डेल्टा ले लो। आपको तो एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए ना ग्रेटर देन 0 जो अगर आपके पास फॉर गिवन एप्सिलॉन वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इस केस के अंदर आपके पास वो जो डेल्टा था वो किसके इक्वल आ गया एप्सिलॉन के इक्वल। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 भी आ सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, 2 एप्सिलॉन भी आ सकते हैं या इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन भी आ सकते हैं कि उसके अंदर मतलब कुछ बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाए। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन ही आ गया दोनों वैल्यूज। इसके बाद इसी तरीके का एक क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया वैसे ही आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर आपसे नहीं होता तो। ठीक है, जेड बार वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के आपको क्या चेक करना है, आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी मैं वैसे आपको बता दूं कि आपके पास बाद में जो डेल्टा आने वाला है वो एप्सिलॉन के इक्वल ही आएगा। अब आपको निकाल के बताना है खुद से कि किस तरीके से आएगा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। अब देखिए आपके पास क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अंदर एक छोटी सी चीज आपके पास डिफरेंस आएगा कि हमारे पास पहले जो डेल्टा था वो डिपेंड करता था 2 चीज़ों पे, कौन कौन से, एक तो एप्सिलॉन और एक जेड नोट के ऊपर। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा और एक से इंडिपेंडेंट होगा, वो देख लेते हैं हम डेफिनेशन के अंदर क्या। A function f of z is said to be uniform continuous in डोमेन D भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डोमेन D के अंदर आपके पास किसी फंक्शन को हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, जब आपके पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आ जाए, कितना भी स्मॉल आ जाए। ये जो एप्सिलॉन है कोई भी आ जाए, कितना भी स्मॉल आ जाए, हाउएवर स्मॉल, एक ना एक आपको ऐसा डेल्टा मिल जाएगा। डेल्टा कैसा, ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली। आपको मैंने बताया था एक चीज पे डिपेंड होगा, एक चीज पर नहीं होगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा, जेड नोट पे डिपेंड नहीं होगा। जेड नोट आपका क्या था, वो सेंटर पॉइंट था डिस्क का। ठीक है, जो आप ओपन डिस्क की यहाँ पर बात करते हो उसका सेंटर पॉइंट था बिलोंगिंग टू डी सच दैट कि आपके पास एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जो है लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन सेम है किसकी, कॉन्टिन्यूस वाली। बस फर्क क्या आएगा, वो जो आपके पास डेल्टा है वो किस पर डिपेंड होगा, ओनली एंड ओनली ऑन एप्सिलॉन इंस्टेड ऑफ जेड नोट। हर जेड नोट के लिए आपके पास वही आने वाला है। दैट इज इफ फॉर एनी एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, आपके पास हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा और इंडिपेंडेंट होगा किससे, जेड नोट से, बिलोंगिंग टू डी सच दैट ये कंडीशन आपके पास होल्ड हो। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास कि जेड और जेड नॉट डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम ही है, इनका डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, कुछ ग्रेटर देन 0 ही टर्म है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो मेंशन था ना डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों सेम आ गए तो आपका यहाँ पे डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि Z इज डिफरेंट फ्रॉम Z नॉट। आई होप आपको कॉन्टिन्यूस और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, अदरवाइज ऐप के अंदर चैट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की, और उसके बाद आज का लेक्चर फिर ओवर करते हैं। 4 डेफिनेशंस टोटल हम करेंगे आज, 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, उससे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड फर्स्ट डेफिनेशन आज की थी लिमिट, और इसके बाद अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। अब इसके बाद देखो डिफरेंशिएबिलिटी, पहले डिफरेंशिएबिलिटी को एक बार रिमाइंड करते हैं कि हम रियल्स के अंदर किस तरीके से करते थे।
रियल्स के अंदर देखिए हम किस तरीके से करते थे ये वाला कंसेप्ट। रियल्स के अंदर हम कहते थे किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएबल कह रहे हैं, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स रेज़ टू ए पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसको हम क्या कह देते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अगर ये दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वल आ रही हैं, ठीक है, इस पूरे को हम कहते क्या थे एफ डैश ए। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो या राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, अगर आपके पास दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम कहते थे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। इसी टाइप से एक और डेफिनेशन होती थी जिसके अंदर हम एच का यूज करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दोनों का मतलब एक जैसा सा ही है, ठीक है। यहाँ पर आप पुट भी कर सकते हो x माइनस ए था, यहाँ पर a प्लस एच माइनस ए करो, डिनोमिनेटर में अगेन वही आने वाला है आपके पास, सॉरी a प्लस एच माइनस ए तो अगेन h आ जाएगा। इसी वे के अंदर ये अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो रही है तब भी हम क्या कहते थे, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। और था इसके अंदर दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनमें से आप एक भी अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई करके दिखा रहे हो, एक भी कंडीशन दिखा रहे हो तो आपका सफिशिएंट था, ठीक है। अब ये तो हमारे पास बात थी किसके अंदर, रियल्स के अंदर, ठीक है। इससे रियल्स के अंदर मैंने आपको पहले इसलिए बताया था कि आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट जो है रिमाइंड हो जाए कि किस तरीके से हमने वहाँ पर इसको कंपेयर किया था। अब हम सेकेंडली बात करने वाले हैं कि फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर हम डिफरेंशिएबल किसी फंक्शन को कब कहते हैं। तो इसी के जैसा ये कुछ सिमिलरिटी है कि अगर आपके पास यहाँ पर x के अंदर था, अब हम z के अंदर ले लेंगे, ठीक है। किस तरीके से, लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z, ठीक है, माइनस उसके अंदर a लेते थे और अपॉन में z माइनस a। अगर आपके पास ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लिमिट की जो वैल्यू आ रही है, अगर वो कुछ फाइनाइट आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए। ये कहाँ से आएगा, उसी डोमेन के अंदर से पॉइंट आएगा। सेकेंडली इसके बाद देखिए, अगर आपके नोट्स के अंदर जो आपकी जो बुकिश लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो अब आपको इस डेफिनेशन के बाद, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रियल के अंदर भी आपको बता दिया कि हम कैसे देखते हैं, तो अब आपको उस डेफिनेशन से समझना आसान होगा। एक बार मैं एज इट इज वो जो लाइन्स उसमें लिख रखी है वो पढ़ देती हूँ। लेट एफ सेट आपके पास क्या है, कोई सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो डिफाइन किस पे है, डोमेन डी पे। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि एफ सेट किसके ऊपर डिफाइन है, डोमेन डी के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी की काफ़ी लंबी सी डेफिनेशन लिखी होती है बुक्स के अंदर, और या फिर आपको जो भी यूनिवर्सिटी नोट्स होंगे, तो अगर आप डायरेक्टली उसमें से बढ़ते हैं थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन सी लगती है कि इतनी लंबी सी डेफिनेशन, लिमिट कॉन्टिन्यूटी की तो वही होती है छोटी छोटी सी। तो इसलिए मैं आपको एक बार डिफरेंशिएबिलिटी की उसके अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी लाइन के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि एफ ऑफ जेड जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन है डोमेन डी के ऊपर। सिंगल वैल्यूड फंक्शन कल के लेक्चर में बताया था, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड जिसकी डोमेन किसी भी पॉइंट के लिए एक यूनिक इमेज आए, और मल्टी वैल्यूड के अंदर एक से ज़्यादा इमेजेस आ सकती हैं। We say that f of z is differentiable at a point z नॉट, पर आप इसको डिफरेंशिएबल कब कहोगे, अगर आपका जो इंक्रीमेंट रेशियो है डेट इज ये जो वैल्यू है, अभी यहाँ पर z नॉट की बात हो रही है जो मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, तो आप इसको यहाँ पर z नॉट कर सकते हो सो डैट आप उसको रिलेट कर पाओ बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट, वही मैंने कहा अगर आपके पास इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है और एक फाइनाइट लिमिट पे एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएबल। डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज़ है कि अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब कहोगे जब इसकी जो लिमिट वैल्यू है, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो एक फाइनाइट आ जाए एज z अप्रोचेस टू z नॉट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट z ऑलवेज रिमेन्स अ पॉइंट ऑफ d, ये जो z है ये हमेशा क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ d, यानी कि डोमेन का आपके पास पॉइंट रहेगा। दिस फाइनाइट लिमिट इफ एग्जिस्ट इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z, यानी कि इसको हम फिर क्या कहेंगे, f डैश z एट पॉइंट z नॉट। तो f ऑफ z नॉट से भी आप इसको लिख सकते हो कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये किस पॉइंट पर आ रही है,
जेड नोट पॉइंट पे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, यही चीज़ इसके अंदर प्रूफ करके दिखाई गई है। अगर जो नोट्स के अंदर से मैं पढ़ रही हूँ डेफिनेशन आपको चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं आपको नोट्स का भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद यही चीज़ इसके अंदर लिख रखी है, देन इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन कंटेनिंग द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। वही चीज़ बोल रही थी जैसे लिमिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिलीटेड नेबरहुड के अंदर बात करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जो है हम डिलीटेड नेबरहुड पे बात नहीं करते, बल्कि वो पॉइंट ऑलरेडी कंटेन करता है उसके नेबरहुड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से था, ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। वही चीज़ थी, पहले हम इसको एक्स के अंदर पढ़ते थे, एक्स के अंदर दो ही साइड से अप्रोच कर सकते थे। अब आपके पास बहुत सारे वेज हैं किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के, जैसे कि लिमिट के अंदर मैंने आपको बताया कि काफ़ी मतलब एक ओपन डिस्क बन जाती है इस तरीके से, और आप हर साइड से उसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। पहले आपके पास सिर्फ दो साइड थी, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। रियल लाइन पर हम बात करते थे, फिलहाल हम बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर तो पूरा प्लेन है। ओपन डिस्क बन जाएगी 2D 1D के अंदर जब आपकी बनती थी एक लाइन सी बनती थी, तो उसके अंदर आप दो साइड से थी, अब आपके पास ओपन डिस्क है। आई होप आपका जो है ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं और जो थ्योरम्स हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा लॉन्ग थ्योरम्स नहीं है आपके सिलेबस के अंदर। जितनी भी थ्योरम्स सिलेबस के अंदर है सारी को हम कल डिस्कस करने वाली हैं, 2-3 ही हैं। उसके बाद एग्जाम्पल भी, सो डेट आज के टॉपिक को आप और क्लियरली समझ पाए, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट ना हो। अगर डाउट हो भी सही तो आप चैट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना, और कमेंट्स के अंदर जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना हो तो हमारे मेल पर भी आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँगी किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदर देन कॉम्प्लेक्स, रियल और एब्स्ट्रैक्ट की भी क्लासेस चल रही है, अभी एब्स्ट्रैक्ट की स्टार्ट नहीं हुई बट रियल की ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर आपको डेमो लेना हो, ट्रायल लेना हो, आप ले सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेल पर सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी और मेल का भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।